आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और आपको बता दें कि रुद्रपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की और शिलापट का अनावरण किया, तो वहीं मंच पर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद सीएम ने विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। व्यापारियों, जनता, महिलाओं, सिख समुदाय और किसानों ने सीएम को भेंट देकर इस दौरान सम्मानित किया। देश की आजादी के लिए अपने को समर्पित करने वाले हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को भावांजलि अर्पित करता हूँ। उनके इस दिवस पर उनका स्मरण करता हूँ और उन्होंने जो देश की आज़ादी के समय इस तराई को बसाते समय जो सपने देखे थे, उन सपनों को आज हमारी सरकार साकार कर रही है। ये मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम से आगे बढ़ रहा है। अनेक सुविधाएं इसमें बनाई जा रही हैं। बगल में एम्स बनाया जा रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। अनेक जो सड़कों के काम हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एक एक सीमांत क्षेत्र तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, उनके लिए सभी सुविधाएं हों। गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो किसान हमारे गन्ना की उपज करते हैं उनके मन में कहीं कोई संदेह न रहे, किसी प्रकार की शंका न रहे कि उनकी स्टोल ठीक से होगी कि नहीं, मूल्य ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलें ठीक समय से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उन सभी पर हम समग्र विकास को लेकर, समग्र वर्गों को लेकर, समग्र क्षेत्रों को लेकर काम कर रहे हैं। तराई के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को इस दौरान सीएम धामी ने सम्मानित भी किया है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रुद्रपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित भी किया। और आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया। जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बातें कही। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया था और उन्हीं के बारे में कुछ बातें इस दौरान मुख्यमंत्री ने कही। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि सीएम धामी शामिल हुए, साथ ही कई गणमान्य नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन सभी लोगों को सीएम धामी ने सम्मानित भी किया। आपको बताते चले यहाँ पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने के चलते इस कार्यक्रम में कई व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई थी और जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, तो उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित सीएम धामी ने की। और बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। लोहाघाट में बोलेरो खाई में गिरी, इस वक्त की बड़ी खबर। बारात लौटते समय हादसा हुआ और बोलेरो गाड़ी खाई में जा गिरी। मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बारात के लौटते समय यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चालक नशे में होने की आशंका है। लोहाघाट में बोलेरो खाई में जा गिरी और बारात लौटते समय ये हादसा हुआ। बड़ी खबर, मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार खाई में गिरने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। लोहाघाट में उस हादसे की जगह पर जहां पर बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई। और आपको बता दें, जो लोग फंसे हुए हैं गाड़ी में, खाई में गाड़ी गिरने की वजह से
उनका रेस्क्यू एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने शुरू कर दिया है। तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि बोलेरो गाड़ी खाई में गिरने की वजह से मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे से संबंधित ट्वीट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। इस हादसे से संबंधित जानकारी उन्होंने दी है और साथ ही लिखा है कि दिवंगत आत्माओं को शांति भगवान दे और शोकाकुल परिजनों को इस अत्यंत दुखद घड़ी का सामना करने के लिए और अत्यंत दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे। ये प्रार्थना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इसी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। ये 2:30 से 3 बजे मतलब रात के घाट ब्रिज के पास में गाड़ी गिरी है बता रहे हैं। ये हमारे पास मरीज पहुंचे हैं 5 टोटल, 5:30 से 6 के बीच में, जिसमें से 4 लोग एकदम स्टेबल हैं। एक की थोड़ी हालत गंभीर थी तो उसको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। जी अभी उपचार चल रहा है, अभी ये यहीं पे भर्ती रहेंगे कुछ समय के लिए। तो आपको बता दें काफी भीषण सड़क हादसा ये था और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो कार चालक था वो नशे में धुत था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी लोग जो घायल हुए उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ा और दुखद हादसा। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और शोक जताते हुए इस पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा है कि जिन भी लोगों ने अपनी जान खोई है इस हादसे के चलते, भगवान उनको शांति दे और साथ ही जिन परिवारजनों ने अपने को खोया है उनको इस दुख की घड़ी सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और साथ ही बता दें कि चालक नशे में होने की आशंका बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और खाई में जा गिरी। बारात के लौटते समय ये हादसा हुआ। लोहाघाट से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। लोहाघाट स्थित एक जगह पर बोलेरो गाड़ी अचानक से खाई में जा गिरी और कार चालक नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। और अब देहरादून से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 दिसंबर से देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर तक हेली उड़ानें शुरू होंगी। संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को दी गई है। हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी। गौचर तक का किराया 2000 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचना आसान होगा। उड़ान योजना के तहत 3 नए रूट से अब बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी। 6 दिसंबर से देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर तक ये सेवाएं शुरू होंगी। संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन के हवाले है। हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी, जिसके जरिए लोग इन तमाम जगहों तक पहुंच पाएंगे। गौचर तक का किराया 2000 रुपए है। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है। उड़ान योजना के तहत इन 3 नए रूट से बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। और अब आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये परीक्षा 6 से 9 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की याचिकाओं और विवादित प्रश्नों की शिकायतों के बाद कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न संख्या 70 हटाया जाए और 3 अन्य सवालों की विशेषज्ञ समीक्षा हो। साथ ही ये भी कहा है कि नई मेरिट सूची बनने तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला 123 पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन कराया था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। हालांकि 3-4 और क्वेश्चंस भी चैलेंज थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था, उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया और जो है कमीशन को आदेश दिया कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस के ऊपर कि क्वेश्चन गलत है और उतने जो नए बच्चे होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। याचिकाकर्ता इसमें कुलदीप राठी थे और उनका कहना था कि जो कमीशन ने कुछ क्वेश्चन को गलत तरीके से डिलीट कर दिया है
और कुछ क्वेश्चंस जो डिलीट होने लायक थे उनके उन्होंने गलत आंसर जो है उसको भी करेक्ट कर दिया है। इसी चीज़ को लेकर के हमने हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन डाली थी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। इसी बीच में कमीशन ने मेंस एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया जो 6 दिसंबर से ड्यू है। अब फिलहाल चूंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो अब वो एग्जामिनेशन 6 दिसंबर को कंडक्ट नहीं होगा। प्रीलिमिनरी की मेरिट दोबारा से रीड्रॉन की जाएगी उस क्वेश्चन को गलत मानते हुए, और कुछ अन्य बच्चों को भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और वहीं आपको बताते चले कि देहरादून में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 15 साल के शासनकाल की तुलना हुई। स्थानीय मुद्दे टिहरी बांध, विस्थापितों को मुफ्त बिजली और ओल्ड पेंशन स्कीम प्रमुखता से उठाई जाएगी। तो वहीं नई प्रदेश कमेटी गठन और बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट अपडेट पर जोर दिया गया। हरिद्वार में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी तीसरी शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। नमामि गंगे घाट पर गंगा पूजन और महाआरती के साथ यात्रा का संकल्प हुआ और यात्रा में 10 से अधिक राज्यों के तीर्थयात्री शामिल हैं। तो वहीं आज हरिद्वार से प्रस्थान कर यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, केदारनाथ और ज्योतिर्मठ में दर्शन पूजन होंगे। 10 दिसंबर को हरिद्वार लौटकर ये यात्रा संपन्न होगी। सतयुग से ही भगवान बद्रीनाथ जी के इस परम धाम की यात्रा अनवरत रूप से कलिकाल के आज के काल तक चली। सीधे नहीं किया जाता है, पहले गंगा जी का दर्शन करके पाप का प्रक्षालन किया जाता है यमुना जी का, उसके बाद गंगा जी से पुण्य प्राप्त किया जाता है, फिर भगवान केदार का दर्शन करके साधना का अधिकार प्राप्त किया जाता है। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में 23वीं प्रादेशिक पुलिस वॉलीबॉल और सेपक टाकरा प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस दौरान वॉलीबॉल फाइनल में हरिद्वार टीम ने इतिहास रचते हुए 12 बार की चैंपियन देहरादून को हराया है। और वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विजेता टीम को बधाई देते हुए भविष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने की जानकारी दी। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार के जिला जज नरेंद्र दत्त ने शिरकत की। ये हरिद्वार की जो है टीम की उपलब्धि है कि एक इतनी बड़ी टीम को जो 12 साल से लगातार जीत रही थी उस रिकॉर्ड को तोड़ा, तो दर्शाता है कि ये क्या बोलते हैं कितनी अच्छी वो टीम खेली। और इसका श्रेय तो मैं कप्तान साहब को ही दूंगा कि उन्होंने इस टीम को बनाया और जो असंभव था उसको संभव करा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने सुना था पिछली बार भी हारे थे, बड़ी क्लोज मैच से हारे थे, 3-2 से हारे थे हरिद्वार, बट इस बार उन्होंने आज वो क्लीन स्वीप 3-3-0 से क्लीन स्वीप से करा, वो तबियत से हारा है। सर नहीं वही खेल तो ऐसी हुई, देखिए कि मेरे को बड़ा, मैं भी एसपी साहब से भी कह रहा, एसपी साहब से कह रहा था कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब होती है तो एक आदमी जागृत हो और फिटनेस का भी एक है, और पुलिस वालों का इसमें एंगेज रहे तो इससे बड़ी बढ़िया क्या बात है। और आजकल तो मोदी साहब का भी मोटो है तो खेलो कूदो और फिट रहो फिट। 23वीं प्रादेशिक जनपद वाहिनी पुलिस का वॉलीबॉल क्लस्टर टेपक साकरा का आयोजन हरिद्वार में किया गया था, जिसमें 12 बार से लगातार विजेता चली आ रही टीम देहरादून को हरिद्वार ने हराकर एक नया मुकाम हासिल किया है। सर, हरिद्वार लगातार पुलिस नई ऊंचाइयों को छू रही है, आज एक और उपलब्धि जुड़ गई है, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं 23वीं प्रादेशिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता प्रतियोगिता का हरिद्वार जनपद को आयोजन हमें मिला था और मैं इसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट का धन्यवाद देता हूँ। साथ में 16 टीमें जिन्होंने अपना किया था, उनके कोचिंग स्टाफ, उनके खिलाड़ियों को मैं जो अनुशासन यहाँ बना कर रखा उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। आज फाइनल मैच हरिद्वार और जनपद देहरादून के बीच में खेला गया था, जिसमें हरिद्वार टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज जनपद देहरादून को हराया गया। मैं जनपद हरिद्वार की टीम के समस्त खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, उनके द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। समस्त कोचिंग स्टाफ, समस्त मैनेजरियल स्टाफ, समस्त खिलाड़ियों का और सभी दर्शकों का यहाँ पर आए थे और सभी लोगों का तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा बहुत बढ़िया दिया गया सभी लोगों को।
सर आने वाले समय में और इस तरह की प्रतियोगिताएं हरिद्वार में देखने को मिल सकती देखिए, अभी इसके बाद अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हरिद्वार में होना है, तो जल्दी ही इसी माह होगा। उसमें भी मैं सभी से इस आयोजन के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ और उसको भी एक नई ऊंचाई पर लेकर है। सर आने वाले समय में हरिद्वार के जो नौजवान हैं पुलिस के राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की पहचान? बिल्कुल, ये देखिए, इससे खिलाड़ियों में जो हमारे जवान हैं उनमें जो एक भावना, खेल के प्रति भावना के साथ साथ आप जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना पैदा होती है, निश्चित तौर पर उनके आगे और उच्च प्रदर्शन के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और सभी लोगों को। तो ये हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। निहार सैन, जनता। हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कुंभ को विक्रम सेवक के अनुसार बताया और अर्ध कुंभ विवाद से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का लाभ सभी को मिलना चाहिए। तो वहीं शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती की। बता दें कि पिछले 3 सालों से शंकराचार्य यात्रा पर जा रहे हैं। 2027 में कुंभ नहीं हो सकता क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जा रहा है, कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है। तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना। हरिद्वार पुलिस ने हरकी पैड़ी, घंटाघर और सुभाष घाट पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की। मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग की जांच, घंटाघर में बंधक मुक्तिकरण और सुभाष घाट में आग पर काबू पाने के अभ्यास किए गए। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के अनुसार इसका उद्देश्य एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता बढ़ाना है ताकि वास्तविक स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी हो। अभ्यास किया गया है, किस किस तरीके की मॉक ड्रिल अभ्यास किए गए हैं और क्या उसके पूरी रूपरेखा है? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज हरिद्वार में हरकी पैड़ी क्षेत्र में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इसमें 3 तरह की घटनाएं थी। पहली घटना थी जिसमें एक लावारिस और संदिग्ध वस्तु और बैग पाया गया था, जिस पर सिचुएशन को तुरंत काबू पाया, उसकी वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंची और उस बैग को वहाँ से हटाया गया, उसको चेक किया गया। दूसरी घटना थी जिसमें हॉस्टेज सिचुएशन थी। इसमें भी हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए हमारी BDS टीम, ATS टीम, QRT, पुलिस फोर्स सभी पहुँचे वहाँ पे और सबने उस हॉस्टेज सिचुएशन पे काबू पाया। जहाँ जरूरत थी वहाँ पे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया था, बाकी सबको जागरूक भी किया गया और हॉस्टेज को तुरंत वहाँ से रिहा किया गया और जो वहाँ पे लोग थे उनको, जिन्होंने हॉस्टेज बनाया था, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। और तीसरी जो घटना थी उसमें एक आग लगने की सूचना थी यहाँ पे हरकी पैड़ी में और इस सूचना पे तुरंत हमारी एक बाइक से मोबाइल यूनिट होती है वो आई और एक हमारी 4 व्हीलर मोबाइल यूनिट होती है वो भी आई। दोनों ने तुरंत आकर आग को काबू पाया। देहरादून में पुलिस की सक्रियता से अपराधों में कमी आई है। वायरल वीडियो, मारपीट और नशा तस्करी पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में शिकायतें घटी हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार ऑपरेशन कालनेमी और संयुक्त टीम वर्क से कई FIR दर्ज हुई, संदिग्धों का सत्यापन हुआ और कई बांग्लादेशियों को जेल भेज दिया गया है, डिपोर्ट किया है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान और बाहरी लोगों की जांच भी जारी है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि देहरादून पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से जो भी छोटे से छोटा मामला संज्ञान में आता है, चाहे कोई वीडियो वायरल का होता है या ही कोई मारपीट का मामला होता है, तो तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाता है और विधिक कार्रवाई तत्काल की जाती है। और इसी का कारण है कि जो इस प्रकार के जो वीडियो वायरल होते थे, मारपीट के मामले सामने आते थे, नशा तस्करी के मामले सामने आते थे या नशाखोरी के मामले सामने आते थे, तो उस पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने ब्रेक लगा लिया है। कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जैसे कि बिंदाल पुल के आसपास वाला एरिया है या ये मद्रासी कॉलोनी वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि पहले से की शिकायतें लगभग आना वहाँ से बंद हो गई हैं। देखिए, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो मैनेजमेंट और जो टीम वर्क हमारे द्वारा ANTF की टीम, SOG की टीम हो गई है या थाना पुलिस के द्वारा जो मिलकर काम किया गया है, ये उसी का नतीजा है।
हल्द्वानी बेस अस्पताल में 9 बेड वाले आधुनिक आईसीयू से संचालन शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इसका उद्घाटन किया। तो वहीं आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। इससे सीमांत इलाकों से आने वाले गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। में 9 बेड का आईसीयू खुला है और हमने 3 एनेस्थेटिक्स जो कि हमारे पुराने अनुभवी हैं, जो इस बारे में जानते हैं, उनकी नियुक्ति करी है। उसके अलावा सुशीला तिवारी से जो भी एनेस्थेटिक्स यहाँ पे रोटेशन पे आते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी है। उसके अलावा जो भी हमारे पास स्टाफ था, सिस्टरें थी और 4 सिस्टरें अभी सुशीला तिवारी से भी जो ट्रेंड हैं आईसीयू की, वो ली गई हैं। किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं दी जाएगी। हर तरह की मशीनें यहाँ भरपूर हैं। इसके अलावा जो भी सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे हमारे पास, न्यूरो और यूरो सर्जन भी हैं, फिजिशियन है 3-3, सर्जन है 3-3। तो हमारे हिसाब से कोई भी आने वाले समय में आपको यहाँ से शिकायत नहीं होगी। ये यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग थी और आप लोगों के आग्रह पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। यहाँ पर बेस अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट का आज जो यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है, इसमें 9 बेड की फैसिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ पूरा है, वेल इक्विप्ड है, फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थीसिया वाले सभी दक्ष कार्मिक यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो रोगी हैं, गंभीर रोगी हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। साल बाद नहीं, बेस हॉस्पिटल बनने के बाद पहली बार आईसीयू यहाँ प्रारंभ हुआ है। अभी तक जो गरीब लोगों के लिए सुशीला तिवारी में केवल आईसीयू की उपलब्धता थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हल्द्वानी की जनता की आवाज़ को सुना, हम सब लोगों की बात सुनी, आप सब लोगों की बात सुनी और आईसीयू यहाँ पर प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जो प्राइवेट में आईसीयू नहीं ले पाते थे, उनको मुझे लगता है कि इस बेस हॉस्पिटल से ये सुविधा उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी। और मैं दोनों सरकार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जनता टीवी की बड़ी खबर का बड़ा असर आज देखने को मिला है। हल्द्वानी का ये आईसीयू जो है, बेस हॉस्पिटल में बना हुआ ये आईसीयू लगभग 4 साल बाद आज दोबारा से खोल दिया गया है। जी हाँ, हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल का आईसीयू लंबे समय से मांग चली आ रही थी हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल के आईसीयू को खोलने की, जिसमें जनता टीवी ने भी समय समय पर लगातार इस खबर को हाईलाइट करके प्रदर्शित किया। तो उसका असर आज देखने को मिला है। ये जो बेस हॉस्पिटल में कोविड के समय में बनाया गया 9 बेड का आईसीयू था, वो लंबे समय से बंद था, कोविड के बाद से बंद था। और ये जनता के और टीवी चैनल्स के अथक प्रयासों से आज डीएम नैनीताल की अगुवाई में इस आईसीयू का उद्घाटन कर दिया गया है। और तमाम जो यहाँ तैनाती है वो भी यहाँ भरपूर तौर पर, क्योंकि 3 एनेस्थेटिक और 2 सर्जन के साथ में तमाम जो स्टाफ इस आईसीयू में लगता है, उस स्टाफ को यहाँ रखा गया है। और इस आईसीयू को अब संचालित करने की बात कही गई है। कुमाऊं भर से जो मरीज यहाँ आते हैं, उनको बेस हॉस्पिटल में आईसीयू ना होने के कारण मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता था। तो अब ऐसे मरीजों को, जिनको आईसीयू की आवश्यकता होगी, ऐसे मरीजों को अब प्राइवेट की तरफ रुख ना करके हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में ही आईसीयू की सुविधा मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये ड्यूटी चार्ट है, डॉक्टर्स का ड्यूटी चार्ट भी यहाँ लग चुका है, जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट में कौन किस तरीके से यहाँ अपनी सेवाएं देंगे वो भी प्रदर्शित किया गया है। और तमाम ये एक बड़ी खबर है हल्द्वानी के लिए, क्योंकि हल्द्वानी वो सेंटर है मेजर, यहाँ सबसे अधिक बेस में जो है वो एक्सीडेंटल जो लोग हैं वो बेस में आते हैं। हालांकि सुशीला तिवारी में भी सुविधाएं पूरी हैं, वहाँ भी आईसीयू है, लेकिन सुशीला तिवारी में बहुत भीड़ होने के कारण समय ज़्यादा लग जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं बचत को देखते हुए आज बेस हॉस्पिटल के इस आईसीयू के खुलने से तमाम लोगों के और हल्द्वानी वासियों के चेहरे पे खुशी की लहर है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।